हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क आपके लिए लाया है आज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं केंद्रक की ओर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये केंद्रक का डायग्राम है। केंद्रक जैसे हमारे मतलब शरीर का केंद्र जो होता है मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कोई सेल हो गया, उसका जो मिड पॉइंट केंद्रक एक न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है उसके बीच में, उसे हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर बहुत सारी जेनेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो चलते हैं फिगर देखते हैं पहले उसका। ये क्या है, ये जो इसके सबसे बाहरी सतह पे है इसे बोलते हैं ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे जो ऐसे ऐसे से संरचना है उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। ये जो बाहरी परत हो गया उसके बाहर जो ऐसे ऐसे संरचना है इसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली, जो सबसे बाहरी उसका झिल्ली होता है केंद्रक का, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक में जो जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है उसे हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जो उसमें जेलीनुमा द्रव्य रहेगा उसे हम केंद्रक द्रव्य बोलेंगे और उसके बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। और उसके बीच में एक स्थित एक संरचना रहती है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं, यानी केंद्रक का भी एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। और उसमें क्रोमैटिन जालिका पड़े रहते हैं, इसी क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनते हैं। तो इससे कंफ्यूज न होइए कि क्रोमैटिन जालिका होती क्या है, इसी से क्रोमोसोम बनते हैं। ये ऐसे एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यदि ये ऐसे दो जुड़ के दो सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा तो उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो सेल होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई कोशिका हो गया उसके बीच में ये सारे कार्यों पर नियंत्रण करता है, सारे कार्यों को देख रेख करता है, इसलिए इसे हम कोशिका का केंद्र कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलते हैं आगे, देखेंगे केंद्रक के भाग। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर इनवेलप यानी केंद्रक आवरण। यह केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियों का बना होता है। केंद्रक हो गया, उसके चारों तरफ 2 यानी बाइलेयर होता है, उसे हम न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और केंद्रक आवरण केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों को आदान प्रदान में नियमन में मदद करता है। यानी ये क्या करता है कि सेल हो गया, इस सेल के बीच में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, तो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करने में यह मदद करता है। तो चलते हैं आगे। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर पारदर्शी अर्धतरल व कणिकीय पदार्थ भरा रहता है। इसमें क्रोमोनिमेटा या क्रोमोटिन तंतु और केंद्र न्यूक्लियस यानी केंद्र न्यूक्लियोलस रहते हैं। जैसे केंद्रक के अंदर क्या रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है जो आधा तरल होता है। और उसमें एक ऐसे सेल हो गया, उसमें जल कण छोटे छोटे कण की तरह जल पदार्थ भरे रहेंगे, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन तंतु और केंद्र रहते हैं न्यूक्लिय यानी इसमें न्यूक्लियोलस रहता है और क्रोमेटिन यानी जिससे क्रोमोसोम बनता है या क्रोमोसोम, ये सब उसमें पड़े रहते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, केंद्रक जालिका। जो इसका नंबर 3 केंद्रक जालिका यानी न्यूक्लियर रेटिकुलम। यह धागेनुमा
क्रोमेटिन तंतु केंद्रक जलिका बनाते हैं। इन तंतुओं को क्रोमोनीमेटा कहते हैं तथा इनसे बने जाल को न्यूक्लियर रेटिकुलम या केंद्रक जलिका या क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है यह धागे नुमा क्रोमेटिन तंतु केंद्रक जलिका बनाते हैं, यानी यह क्रोमोसोम बनाते हैं। इन तंतुओं में क्रोमोनीमेटा कहते हैं। जो यह जलिका बनाएंगे जो उन तंतुओं को हम क्रोमोनीमेटा बोलेंगे तथा इससे बने जाल को न्यूक्लियर रेटिकुलम या केंद्रक जलिका या क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल स्पष्ट तंतुओं या छड़ों के रूप में संघनित हो जाते हैं। इन रचनाओं को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो जो वही क्रोमेटिन होता है वह जब सेल डिवीजन होगा, एक क्रोमोटिन में पहले ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक रहेंगे, एक में उलझे रहेंगे, लेकिन जब कोशिका विभाजन का प्रोफेज आएगा तो क्या होंगे, ऐसे ऐसे क्वाइल हो जाएंगे और क्वाइल होने के बाद ऐसे ऐसे दो तंतु एक में जुड़ जाएंगे तो और एक सेंट्रोमियर के द्वारा इसे हम क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो केवल जब कोशिका विभाजन होगा उसी समय ही दिखाई देते हैं, वरना ये डिसअपीयर हो जाते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना रहती है। आनुवंशिक गुणों की सूचना मतलब जो वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में आएंगे या फिर जैसे पिता का कोई गुण बच्चों में मिले या फिर माँ का, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान। दूसरा पॉइंट, केंद्रक तालिका न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। और जो गुणसूत्र होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर न्यूक्लियो अम्ल का बना होता है। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, जो हम शॉर्ट फॉर्म में इसे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से डीएनए केवल गुणसूत्र में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में। जो डीएनए होता है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये केवल गुणसूत्र में पाया जाता है और आरएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में दोनों में पाया जाता है। और क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो गुणसूत्र हो गया वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है तथा इसके क्रियात्मक खंड को यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करता है उसे ही हम जीन कहते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे ऐसे लपेटा रहता है। जो स्ट्रक्चर है कोशिका का है जिसमें ये सारे गुणसूत्र बने हैं, ये गुणसूत्र, और यह है डीएनए जो क्वाइल होकर क्रोमोसोम बनाता है। देखेंगे न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं, यानी ये जो केंद्रक हो गया उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है यानी केंद्रक के अंदर एक या दो पाए जाते हैं, जिनमें आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। जो केंद्रिका होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। इनके द्वारा राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। आप पढ़ते हैं कि आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। चलते हैं इसके कार्य की तरफ। इसके कार्य, यह कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो केंद्रक होता है वह उस कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, यानी यह उसका केंद्र होता है और सारे चीज़ों को वहीं से कंट्रोल करता है। चलते हैं दूसरा पॉइंट, यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है।
यानी इसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो कि कोई भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो यह भी इसका मेन फंक्शन हुआ। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है तथा विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है, यह कोशिका को प्रोटेक्शन देता है तथा कोशिका विभाजन में इसलिए भाग लेता है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो गुणसूत्र या फिर डीएनए आरएनए है वो केंद्रक में ही प्रेजेंट रहते हैं। यदि केंद्रक अनुपस्थित होगा तो डीएनए आरएनए और कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा, जिससे कोशिका विभाजन संभव नहीं है तथा कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक आवश्यक है। अब फिर से एक बार इसका फिगर देख लेते हैं। ये जो बाहरी आवरण है उसे केंद्रक झिल्ली बोलेंगे और इसमें जो जेलीनुमा द्रव्य रहेगा उसे हम केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और जो क्रोमैटिन जालिका यानी जिससे क्रोमोसोम बनेंगे क्रोमैटिन, और इसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है उसे केंद्रिका बोलते हैं। और इसके बाहरी सतह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ राइबोसोम का संश्लेषण होता है। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।